हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने भाग एक वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि राज्य की मैंने ये बताया था कि राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, राज्य की सीमा में परिवर्तन करके दो राज्यों में तोड़ सकते हैं। तो वो जो है संसद की साधारण प्रक्रिया द्वारा हो सकता है, लेकिन कैसे होता है उसी को अपने को देखना है। राज्यों के नाम, सीमा, नाम बदलने की जो संसदीय प्रक्रिया होती है वो देखना है। वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो जो है पेपर में पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग बेरोबारी संघ विवाद देखेंगे। ठीक, तो वो वाला भी हिस्सा जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको स्टोरी के फॉर्म में याद रखिएगा और जितना हो सके आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहले थोड़ा सा भाग एक वाला हिस्सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको ये टेबल फॉर्म में लिख लीजिए तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको भाग एक का जो हिस्सा है। देखिए, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक चीज़ें दी गई है। अनुच्छेद 1 में क्या गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र बताया गया अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र बताया गया। क्या होगा? यूनियन होगा भारत एक, ये बताया गया है। उसके बाद अनुसूची 1 में डाल दिया गया है कि कितना, अनुसूची 1 में बताया गया, अनुसूची 1 में पहले नंबर की अनुसूची में, कि भारत में कितने राज्य होंगे। ठीक है, भारत में कितने राज्य होंगे सबके नाम अनुसूची 1 में दिया हुआ है। तो 1 के तहत ही अनुसूची 1 में नाम दिया हुआ है। अपन अनुच्छेद 1 कल डिटेल में पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 2 में बोला गया आप विदेशी राज्य को कैसे भारत में शामिल करके अपने राज्य का दर्जा देंगे। ये अनुच्छेद 2 के तहत बताया गया है। ठीक है, विदेशी राज्य को कैसे भारत में शामिल करना है वो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 के तहत आप वर्तमान राज्य की सीमाओं में पुनर्गठन कर सकते हैं। वर्तमान राज्य का अब विदेशी राज्य को मिला लिए, अब अपने देश के अंतर्गत आ गया, या अपने राज्य देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर अलग करके, सीमा में परिवर्तन करके, नाम में परिवर्तन करके, तो आप वो सब अंतर, अगर कहीं वर्तमान राज्य का पुनर्सीमन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। विदेशी राज्य को मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। ठीक है, 2-3 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसलिए बता रहा हूँ। अनुच्छेद 3 के तहत पॉइंट नोट कीजिए 4-5 ठो। पहला, जो आप परिसीमन पुनर्सीमन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? नंबर 1, राज्य में से उसका क्षेत्र अलग कर या 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाकर। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर। नंबर 3, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर। नंबर 4, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर। और नंबर 5, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप क्या क्या नहीं कर सकते इनमें से, तो मैं जो बताया वो कर सकते हैं। अब आपको अगर अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को, भारत के किसी राज्य को दूसरे देश को देना है तो नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें से अपने राज्य को दूसरे देश को देना शामिल नहीं है। अपने राज्य के, देश के भीतर आप कोई भी पुनर्सीमन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, 2 मिला दो, 1 को अलग कर दो, सब कर सकते हो, लेकिन अपने राज्य को दूसरे देश को नहीं दे सकते अनुच्छेद 3 के तहत। वो एक ऑप्शन में वो रहता है, तो इसको 3 को याद रखिएगा, जो जो पॉइंट लिखवाया हूँ। अनुच्छेद 4 के तहत ये बोला गया है कि 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी काम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात आप 2 या 3 के तहत कुछ भी चीज करेंगे तो संसद में साधारण बहुमत से पारित करवा के उसको कर सकते हैं, 50% + 1। ठीक है, 50% + 1 मतलब जो मेजॉरिटी की सरकार रहेगी, 545 सीट है संसद में, और मेजॉरिटी की सरकार के पास 273 सीट तो होना ही चाहिए। अब जैसे बीजेपी है उसके पास 273 सीट है, तो इसको किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कोई भी काम जो एक गवर्नमेंट है जिसका बहुमत है वो क्या कर सकती है, 273 + 1 बहुमत से पारित करवा के इसको कर सकती है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अनुच्छेद 4 के अंतर्गत 1-2 चीजें छिपी हुई है। अब उसमें छिपी क्या चीज है? इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इसलिए बाध्य है क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। तो इसको राष्ट्रपति से दस्तखत 368 से बाहर रख दिए, मतलब इसको संसद से पारित होने के बाद जो राष्ट्रपति को सिग्नेचर कराना पड़ता है, तो राष्ट्रपति से सिग्नेचर इसमें कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो 368 से बाहर रखे हो ना इसको। 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन होता है तब उसको राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराना पड़ता है। 368 से बाहर कुछ होगा तो फिर आप तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर कराने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। केवल पूर्व सिफारिश पर लाया जाता है राष्ट्रपति के। अब देखिए, अनुच्छेद 4 के तहत यह भी बोला गया है कि आपको अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जैसे कि वर्तमान राज्य को विदेशी राज्य को दे देते हैं, वर्तमान राज्य को विदेश को दे देते हैं, देश को दे देते हैं, तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब भाई आप दे दिए अपने राज्य को, तो अनुसूची 1 में क्या दिया गया है,
अनुच्छेद 1 नहीं, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है, तो आप किसी राज्य के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे दिए तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा कि अब ये राज्य हमारा हिस्सा नहीं रहा। और 4 में राज्यसभा सीटों को किस तरीके से आवंटित किया गया है वो अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची में हम पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ। तो राज्यसभा सीटों का भी पुनर्सीमन होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि राज्यों के नाम, सीमा और नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 3 के तहत अगर आप वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं, नाम में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल साधारण बहुमत से पारित करवा के संसद में ये काम किया जा सकता है, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। पहले तो देखिए, कोई भी ऐसा विधेयक नाम, सीमा है ना, राज्यों का नाम, सीमा या नाम बदलने का कोई भी विधेयक आएगा, संबंधी कोई विधेयक जो रहेगा वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी सदन में। उसके बाद राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे, सदन में प्रस्तुत करने के बाद विधानमंडल को, जैसे कि छत्तीसगढ़ की सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो छत्तीसगढ़ को संबंधित विधानसभा को, भाई आपकी सीमा में हम परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसे करके यहाँ की विधानसभा को भेज देंगे। जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाले हैं उस राज्य के विधानमंडल को, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, विचार के लिए भेज देगा और एक सीमा, एक निश्चित समय डिसाइड करेगा। जो बोल रहा हूं सब लिखना है। ठीक है, राष्ट्रपति की, सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही सदन में राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक प्रस्तुत होगा। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, विधानमंडल के विचार के लिए संबंधित राज्य की, जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है उस राज्य के विधानमंडल को क्या करेगा, उसके विचार करने के लिए भेज देगा। समय का निर्धारण कि कितने, विधानमंडल कितने समय बाद उसको वापस करेगा, इस समय का निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा। मान लो जाए वो समय सीमा 15 दिन के भीतर है कि आप अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक, अब राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित करेगा। अब ये जो विधानमंडल को विचार के लिए भेजना है ये पहले नहीं था, संविधान जब बना तब नहीं था। 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से ये जोड़ा गया कि भाई जब आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेंगे तो आपको उस संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए उसको भेजना पड़ेगा विधेयक को। ये 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति उस विधानमंडल को भेज दिया। वो विधानमंडल जो भी, मान लो जाए केंद्र के जो संसद जो परिवर्तन करने वाली है उससे सहमत है तो वो कोई विचार देगी अपना, तो उस विचार को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ठीक है, जो भी विचार देगी राज्य, वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। राज्य अगर कहीं बोलती है वो राज्य कि भाई हमारे सीमा में परिवर्तन करने से हम सहमत नहीं है, तो भी उसको संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर करो बोलती है तो भी उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ठीक है, अब वो विधानमंडल क्या करती है, अगर कहीं और समय सीमा मांगे तो समय सीमा को राष्ट्रपति के पास बढ़ाने या घटाने का राष्ट्रपति के पास पूरा पावर है। अब विधानमंडल कोई भी विचार अपना दी और उसके बाद तो उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद कोई पॉइंट लिखेगा, उसके बाद अब विधानमंडल को 15 दिन का समय दे दिया। विधानमंडल जो भी डिसीजन दिया उसको तो केवल भेजना है, उसके सब विचार को हाँ बोले चाहे ना बोले उससे तो कोई मतलब है नहीं। अब उसके बाद संसद, जब विधानमंडल को भेज दिया वहां से कोई विचार आ गया, संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करवाएगा, 50% प्लस 1 बहुमत से, और उसके राज्य सीमा नाम में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो संसद के बाद उसके बाद साधारण उसमें वोटिंग होता है संसद में, और साधारण बहुमत के माध्यम से राज्यों के सीमा नाम में बदलने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, संसद उसका नाम वाम बदल देता है। ठीक है, अब यही चीज अगर संघ राज्य क्षेत्र के नाम को बदलना है, यूनियन टेरिटरी अभी 8 है, कोई भी यूनियन टेरिटरी के में यही काम करना है आपको, उसके सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके का काम करना है, तो उसके लिए उसके यूनियन टेरिटरी में भेजने की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, केवल राज्य जो पूर्ण राज्य हैं उनसे सलाह लेने की जरूरत है, विचार को उनको भी मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके विधानमंडल में भेजना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी के सीमा नाम में परिवर्तन करना है तो उसको उसके भेजने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका शासन ही केंद्र से चल रहा है, तो वहां पर भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत का संविधान अलग हो जाता है, क्योंकि अमेरिका देखिए, अमेरिका फेडरल है, राज्यों के समझौते के तहत परिणाम है, राज्य एक दूसरे से समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में
जब अगर कहीं ये काम करना है तो आप राज्यों की सहमति के बिना ये काम नहीं कर सकते। उसके नाम को परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन राज्यों की सहमति के बिना आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते, लेकिन भारत में आप ये काम कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तभी ये बात उठ रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, प्रशासनिक दृष्टिकोण और भाषाई आधार पर पंजाबी लोगों का पंजाब राज्य बनाया जाए, बिहारी लोगों के लिए बिहार राज्य बनाया जाए, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो संविधान सभा में जो लोग थे उनको समझ में आ गया था कि आगे चल के इस पर विवाद होने वाला है। सब लोग बोलेंगे कि हमको अपने भाषा के आधार पर इतना क्षेत्र चाहिए। और उस समय क्या हुआ था कि जो राज्य थे, देखिए देशी रियासतों को शामिल किया गया था, तो देशी रियासत जो है वो फिक्स्ड एरिया उनका था नहीं, ठीक है। वो क्या थे अपना, अब उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उनका फिक्स्ड एरिया नहीं था, मतलब वो अस्थायी थे, कोई भी खींच दिया कहीं से भी लाइन, तो उनको तो पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ती ही। राज्य को तो आप स्टेट को एकदम लाइन से प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से जमा नहीं था रियासत, तो आपको तो एक बार पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। अब अगर पुनर्गठन करने के लिए आप उसके राज्य से अगर कहीं विधानमंडल से आपको सहमति करना एकदम बाध्य कर देता, अगर विधानमंडल का विचार मानना केंद्र को बाध्य हो गया तो दिक्कत हो जाता उससे। इसलिए क्या किया गया, इस मामले में केंद्र को पूरा पावर दे दिया गया कि केंद्र जो है और 50% प्लस एक बहुमत से पारित करके, साधारण बहुमत से पारित करके जो भी मेजॉरिटी की सरकार रहेगी वो कर सकती है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, मतलब राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए। अगर राज्यों को अगर इसको साधारण बहुमत ना करके 2/3 बहुमत कर देता, विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ता बोल देता, तो फिर विवाद होता जबरदस्ती का। इसलिए क्या किया, साधारण बहुमत से इसको पूरा पावर केंद्र को दे दिया, विधानमंडल को कोई पावर दिया ही नहीं इसमें, क्योंकि आसानी से ये काम जो है राज्यों का पुनर्गठन उस समय किया जा सके। और ये आगे चल के बहुत अच्छा भी हुआ इसमें। तो संविधान सभा में सोच जो थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसीलिए मैं ये कारण बता रहा हूँ कि क्यों इसको साधारण बहुमत से पारित करने के लिए बोला, मतलब कि डाला गया, क्यों विशेष बहुमत से पारित करने के लिए नहीं बोला गया, और विधानमंडल को क्यों पावर नहीं दिया गया, केंद्र को पूरा पावर दिया गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य निर्माण की एकमात्र शक्ति संसद में निहित है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो एक राज्य निर्माण की एकमात्र शक्ति संसद में निहित है, विधानमंडल का तो कोई कुछ चलता नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई केवल विचार का पावर है, बाकी तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए बेरोबारी संघ विवाद 1960, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी के फॉर्म में इसको आपको याद रखना है। अगर जितना नोट कर सकते हैं तो उतना नोट भी करिए, ठीक है। तो बेरोबारी संघ विवाद क्या था, 1960 में क्या हुआ, देखिए जब सीमा का में परिवर्तन हुआ, सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था, ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमा का निर्धारण हुआ था ये, और ये जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा का निर्धारण हुआ था ये इधर, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये सिरिल रेडक्लिफ किया था। तो सिरिल रेडक्लिफ क्या किया कि ये कुछ अच्छे से काम नहीं किया, वो पुलिस थाने को मिला दिया। यहाँ पर जितने पुलिस थाने थे, ये पुलिस थाने, पुलिस मुख्यालय, उसको मिला के ये लाइन खींच दिया। रेडक्लिफ रेखा किसको बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। और यहाँ पर भी इसको भी मिलाना है, तो इसको बोला यहाँ पे भी पुलिस थाने जितने भी थे वो पुलिस थाने को मिला के एक ठो लाइन खींच दिया। तो भारत को इधर से, पूर्वी पाकिस्तान से भारत को अलग कर दिया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया, यही काम किया वो। तो इससे क्या हुआ कि किसी आदमी का घर इस पार है, उसका आंगन इस पार हो गया, किसी आदमी का घर इस पार है, उसका खेत इस पार हो गया। तो वो सिस्टमेटिक अपना तो था नहीं ना भारत उसका, तो वो कुछ इस तरीके से कर दिया, पुलिस थाने को मिला के, ज़्यादा वो किया नहीं, पुलिस थाने को मिला के लाइन खींच दिया। तो इससे बहुत दिक्कत हो गया लोगों को। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है, देखो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक जो बेरुबारी नाम का एक जगह था, तो बेरुबारी नाम के जगह में मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मुस्लिम मेजॉरिटी को इधर जाना था, लेकिन 12,000 लोग मुस्लिम थे वहाँ, मतलब 90% जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, 90% पॉपुलेशन बेरुबारी की क्या थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और पूर्वी पाकिस्तान में भी एक जगह ऐसा था जिसका 90% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन था, ठीक है। यहाँ के ये जो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान है, इसका 90% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू थी। और यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा आ गया था बेरुबारी नाम का, जिसकी 90% पॉपुलेशन पाकिस्तान की थी। तो इसको इधर से जाना था, उन लोग को इधर लाना था। तो अब इसमें क्या किया गया कि बोला गया कि अब इसको, अब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाहते थे, तो अब ये तो बोले कि हमको तो वर्तमान राज्य के पुनर्जीवन का अधिकार है, तो हम इसको दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके तहत नहीं कर सकते, तो अब राष्ट्रपति इसको सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लिया, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई अनुच्छेद 3 के तहत आपको
किसी अपने राज्य में जो करना चाहे अपने देश के अंतर्गत वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी राज्य को अपने देश के किसी राज्य को दूसरे देश को देना इसमें शामिल नहीं है। अगर आपको ये करना है तो अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कि क्यों? 2 काम कर सकते हैं आप, ये इसको देने के लिए आप दे तो दीजिए, लेकिन 2 काम करिए। या तो नंबर 1 काम करिए, अनुसूची 1 में जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उस समय जितने भी राज्य थे उसको लिख दिया अनुसूची 1 में कि ये राज्य हमारा नहीं रहा, ये हिस्सा को हम उसको दे रहे हैं। तो इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा भैया। 2 और 3 के तहत ही संविधान संशोधन नहीं है, 1 के तहत तो 1 में कोई संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो आप या तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन कर दीजिए और लिख दीजिए कि ये राज्य हमारा नहीं है, तो संविधान संशोधन कर दीजिए। या तो दूसरा काम क्या करिए, तो अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में संशोधन करके ये लिख दीजिए कि इसके तहत, मैंने क्या बताया था आपको, एक पॉइंट बताया था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को, देश के, हमारे देश के किसी राज्य को दूसरे देश को देना शामिल नहीं है इसके अंतर्गत। अपने राज्य में ही जितना कर सकते हो अपने देश के अंतर्गत वही कर सकते हो। या तो आप, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि या तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, अनुच्छेद 3 में लिख दो कि इसके तहत भारत के राज्य को दूसरे देश को देना भी दिया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। या तो ये लिख दो। तो दोनों ही तरीके से आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन की आप आसानी से ये जो बेरोबारी है इसको इधर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट। तो उसके तहत ही क्या किया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपने संसद में लेके गए संविधान संशोधन करने के लिए, लेकिन उनकी मेजोरिटी नहीं थी उस समय, तो संविधान संशोधन नहीं हो पाया। तब में बहुत विरोध हो गया उनका। ठीक है, आप अपने देश के जो भूमि को जो है वो बांग्लादेश को देना चाहते हैं करके। 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 100 संविधान संशोधन किया गया और मई 2015 में शेख हसीना के साथ समझौता करके जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस क्षेत्र को, बेरूबारी क्षेत्र को फिर इसको दिए। तो आप ये देखिए, ये थोड़ा सा क्षेत्र इधर ऐसा निकला हुआ है, तो ये जो है वो इसीलिए निकला हुआ है। इधर के क्षेत्र को थोड़ा सा, ये जो हिंदू पॉपुलेशन था उसको इधर अंदर लिया गया, ये क्षेत्र को थोड़ा उधर दिया गया। तो ये इस तरीके से ये काम किया गया। तो ठीक है, तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 के थ्रू ये फिर ये काम को किया गया। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको इसके तहत, ये 2 और 3 के तहत, 3 के तहत आप इसी भारत के राज्य को दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना राज्य के अंदर कुछ भी करना है करो आप, लेकिन अपने राज्य को दूसरे देश को नहीं दे सकते। पुनः संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जो जो मैं बताया वो पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।